नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में लूट के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, पिता पुत्र और भाई को अपराधियों ने मारी गोली। घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। तीन साल की मासूम की निर्मम हत्या मामले में फरार मां पर एफआईआर दर्ज। कातिल मां की तलाश में पुलिस कई जिलों में कर रही है छापेमारी। और मुजफ्फरपुर में सीएचपी संचालक से लूटपाट का पुलिस ने किया खुलासा। हथियार के साथ 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से अपराधियों के गोली के गूंज से पूरा इलाका थर्रा गया है। मीनापुर थाने के छेगर नेवरा इलाके में शनिवार की देर रात एक किराना दुकान में हुई लूट की घटना में ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान 3 लोगों को गोली लग गई। 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 नकाबपोश लुटेरों ने किराना दुकान में लूट के दौरान दुकानदार, उनके पुत्र और भाई को गोली मार दी और करीब 3 लाख रुपए लूट लिए। गंभीर स्थिति में तीनों को परिजनों ने पहले एसकेएमसीएच, फिर वहां से बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए निजी अस्पताल से तीनों को पटना रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल से कई खोखे भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक दुकानदार नंदलाल शाह के दाहिने पंजरा में, उनके पुत्र नीरज कुमार के सीने में सामने से, जबकि दुकानदार के भाई पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर के सिर में गोली लगी है। मीनापुर पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखा बरामद किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। परिवार इसे लूट की घटना बता रही है, लेकिन मीनापुर पुलिस इसे लूट और हत्या दोनों एंगल से देख रही है। घटना के बाद अस्पताल में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित और एएसपी पूर्वी शहरयार अख्तर पहुंचे और परिवार वालों से पूरी घटना की जानकारी ली। बताया गया कि नंदलाल का किराना दुकान और घर एक ही जगह है। घटना के समय उसका पुत्र नीरज काउंटर पर था। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने उसके सीने में गोली मार दी। घायल किराना दुकानदार नंदलाल शाह की पत्नी बेबी देवी ने बताया कि 2 नकाबपोश अपराधी दुकान में घुसकर गोली चलाने लगे। बेटा को गोली लगने के बाद घर से दौड़कर नंदलाल निकले तो अपराधियों ने उन पर भी गोली चला दी। उनके पंजरा में गोली लगी। गोली की आवाज़ सुनकर घर के सामने सड़क की दूसरी ओर से पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर दौड़े तो अपराधियों ने उनके सिर में भी गोली मार दी। किराना दुकानदार की पत्नी बेबी देवी ने बताया कि अपराधियों ने गल्ला से करीब 3 लाख रुपए लूट लिए और शहर की ओर भाग गए। इधर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है। सीसीटीवी और टावर डंप के माध्यम से पुलिस अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। हम लोग खाना बनाने का टाइम हुआ था ना, खाना बनाने जाए थे तो डायरेक्ट घर के जो पीछे वाला सेकंड गेट होता है ना, उसी के सामने से अंदर गया। 2 मास्क लगाए हुए और वही अंदर गया। हम लोग पापा पानी पीने गए थे। पापा बोले पापा देखिए दुकान में कोई घुस रहा है, तो वही हम लोग सब वही गए तो वो वही बंदूक दिखा के वही गोली चलाने लगा। हम लोग वहाँ से निकल के बाहर गए कि बाहर किसी को बुलाते, तब तक ये घटना हो गई और तब तक वो पैसा वैसा लेके भाग गया। पैसा भी लेके भागा है? हाँ हो गया। आप छोड़ दीजिए। आपको क्या बोला? मार देंगे गोली तो हट जाओ। हाँ क्या बोला था? वही बोला था भागो यहाँ से।
दुकान में अपना जैसे घर में अपना काम करते थे, कर रहे थे, अचानक चार गो आया है। एगो पल्सर से था, एगो अपाची से था, आया है और डायरेक्ट घर में गया है। घर में जाके इनके पिताजी को और भाई को गोली मार दिया है। बचाने के क्रम में उसके चचा आए हैं रोड के उस पार से, बचाने के क्रम में चचा के दिमाग सीधा माथा में गोली मार के सीधा निकल गया। सारा चीज़ CCTV कैमरा उमरा में सब लगा हुआ है, सब चीज़ है। अब जाइए वहाँ पर आप लोग अति कीजिए, CCTV कैमरा चेक करवाइए, आप लोग अपराधी को पकड़ने का प्रयास करवाइए। क्या लूटपाट की नीयत से आया था क्या? अब लूटपाट के गोली मारेगा, घर में 5 गो गोली हुआ निकला है। लूटपाट के में आएगा तो वो उतना अति अपराधी थोड़ी होगा। हत्या की नीयत से आया था? अब हत्या के नियत से आया। अब क्या आया, घर में घुस के गोली मारा है। छानबीन आप लोग करवाइए। कई आदमी को गोली लगा? 3 आदमी को गोली लगा हुआ। कौन है तीनों? तीनों है, एगो उनके पिताजी है, उसके बेटा है, एगो भाई है। सबकी स्थिति का अभी ये है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब एगो है कि अब एगो को पटना PMCH में रेफर किया, 2 गो माँ जान के हॉस्पिटल में है। मीनापुर में अली नेवरा गांव में 3 लोगों को गोली लगी है। तीनों लोग एक ही परिवार के हैं और किराना व्यवसायी हैं जो लोकल गांव में अपनी दुकान चलाते हैं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 2 बाइक से 4 लोग थे, 2 बाइक पे सवार थे। इनके द्वारा अंदर घुस करके और गोली चलाई गई है। तीनों का भी माँ जानकी में इलाज चल रहा है। गोली चलाने का मोटिव क्या था सर? अभी कुछ कहना मुश्किल है कि क्या रीज़न था, बट हम लोग की एक टीम अभी गांव में भी कैंप कर रही है और एक टीम अभी यहाँ पर जो आई विटनेस थे उन लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो जैसे ही क्लियर होता है तो हम लोग इसमें आपको आगे अपडेट देंगे। कहना मुश्किल है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लूटपाट भी हो सकता है, फिर प्री मीडिएटेड वो भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, जैसे ही आएगा तो आपको बताएंगे। तो 3 लोगों को गोली लगी है? 3 लोगों को गोली लगी। किसी तरह भी मिलने गए थे, किसी तीनों की क्या है अभी कहना मुश्किल है क्योंकि तीनों सीरियस हैं। एक आदमी होश में है, बाकी 2 लोग अभी इलाज चल रहा है तीनों का। तो हम लोग भी कामना करते हैं कि तीनों लोग बच जाएं ताकि हम लोग इसमें आगे भी हम लोगों को मदद मिले। काम बिल्कुल। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा बाजार में बीती रात बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक किराना दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी। तीनों को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत सामान्य है जबकि एक की स्थिति गंभीर है। गोलीबारी की घटना से इलाके के लोग खौफ में हैं। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों में नेवरा बाजार को बंद कर दिया और मुजफ्फरपुर शिवहर मार्ग को बांस बल्ले और टायर जलाकर बंद कर जमकर हंगामा किया। हालांकि सड़क जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। वहीं एडिशनल SP शहरियार अख्तर भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम छुड़वाया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या फिर पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। वहीं इस घटना से नेवरा बाजार के व्यवसायी खौफ में है। इसको लेकर आज सभी ने अपना दुकान बंद रखा है। दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह से किराना दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, ऐसे में बाजार में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब 7 बजे में आके घटना को अंजाम देता है। यहाँ तो खुलेआम आके गोली मारा दुकान में घुस के से। तो ये जनता यहाँ के सुरक्षित कहाँ है? हम लोग कैसे हम लोग को सुरक्षित चाहिए। यहाँ के जनता को सुरक्षित चाहिए, यहाँ के व्यवसाय लोग को सुरक्षित चाहिए। यहाँ के जनता के व्यवसाय लोग को सुरक्षित चाहिए। छोटा बड़ा सब दुकानदार लोग है। जाम किए हैं सड़क आप लोग? हाँ, हम लोग रोड जाम किए हैं कि यही मांग के लिए कि उसको 24 घंटा में हम लोग को हवाले करें तो प्रशासन अपना पकड़े। अभी क्या स्थिति, कुछ जानकारी मिली है उन लोगों को? जानकारी मिला है कि गंभीर, एक आदमी की गंभीर स्थिति है। 2 आदमी यही बताएंगे, जो जानकारी यही ना बताएंगे हम लोग। मतलब लोगों का आक्रोश है जो घटना घटित हुई है और हम ही नहीं, थाना ही नहीं, पूरे जिले की टीम जो है इसमें लगी हुई है और हम लोग जल्द से जल्द जो है इस कांड का उद्भेदन करेंगे। जाम को खुलवा दी गई है? अभी तो जाम खुल गया है और लोगों को विश्वास है कि पुलिस अपना काम करेगी, इसी आश्वासन पे इन लोग। गश्ती की गाड़ी कल देर शाम थी? नहीं, यहाँ रेगुलर जो है गश्ती रहती है। अब वो इत्तेफाक है कि वो गश्ती हटी और इस तरह की घटना घटित हुई है और मतलब और हम लोग देखेंगे और इसमें सुरक्षा क्या बेहतर कर सकते हैं। लगातार लूट हो रही है इस रोड में और अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। नहीं, कार्रवाई भी हो रही है, घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन उसी के साथ कार्रवाई भी हो रही है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं और इसमें भी पकड़े जाएंगे। जो इस मामले में सर अब तक क्या कुछ हो पाया है अपराधियों की गिरफ्तारी के दिशा में? अपराधी के
चल रहा है, प्रयास चल रहा है, जो है चिन्हित किया जा रहा है। कैमरे की जांच की गई? नहीं, अभी सीसीटीवी में वैसा कुछ अभी स्पष्ट नहीं आया है। हम लोग और भी अपना जो मैनुअल इंटेलिजेंस होता है और टेक्निकल हम लोग अपना देख रहे हैं। कुछ इनपुट सर मिली है? वो हम आपको तो नहीं बता सकते हैं ना क्या है, जो है वो तो हमारा विषय है। वो अभी सर क्या कुछ स्थिति है, कुछ जानकारी मिली है घायलों की? वहाँ तो मतलब 2 लोग तो अभी सामान्य है, एक थोड़ा क्रिटिकल है। एक 3.5 साल की मासूम क्यूट सी बेटी को अब उसके पापा कभी भी नहीं देख पाएंगे। माँ बाप की इकलौती संतान अपराधियों की भेंट चढ़ गई। मासूम की निर्मम हत्या से पूरा मुजफ्फरपुर सहम गया है। हर कोई जानना चाहता है कि मासूम मिष्टी को इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या कर सूटकेस में डालकर कचरे में फेंकने वाला कौन है। जी हाँ, इस बात को पुलिस भी टटोल रही है। शनिवार की सुबह मिठनपुरा थाना इलाके के रामबाग शास्त्री पथ स्थित FCI गोदाम के पीछे रेड कलर के सूटकेस में मिष्टी का शव बरामद किया गया था। उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से ही मां काजल फरार है। मिष्टी के पिता मनोज ने मां काजल पर ही हत्या का केस मिठनपुरा थाने में दर्ज करवाया है। आशंका जताई जा रही है कि मां काजल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मासूम बेटी का कत्ल कर फरार हो गई। हालांकि पुलिस की कई टीम काजल की तलाश में छापेमारी कर रही है। जिस घर में 3 साल की मिष्टी अपने परिवार के साथ रहती थी, उस घर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर। हमारी मौजूदगी इस वक्त क्राइम सीन पर है, जो कि मिठनपुरा थाना इलाके के रामबाग शास्त्री लेन में है। और ये ठीक इसके पीछे FCI का गोदाम है और इसी मकान में जो अमरनाथ का मकान है, इसी मकान में हम मौजूद हैं। और सालों से इसी मकान में मनोज और काजल शादी करके रहते थे। कमरा आपको हम दिखाना चाहेंगे, चूँकि घटनास्थल पर है। और देखिए, ये जो है वो काजल का कमरा है और मनोज भी यहीं पर रहती थी। उसी के साथ उसकी बेटी मिष्टी भी रहती थी, जो कि 3.5 साल की है। और ठीक देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इसी जंगल में, जो खिड़की से साफ तौर पर दिखा जा सकता है, इसी जंगल में एक सूटकेस, रेड कलर का सूटकेस मिला था। और सूटकेस में जो है मिष्टी का डेड बॉडी मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। जब सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें मिष्टी का डेड बॉडी मिलता है और तभी से उसकी माँ जो है काजल, वो फरार है। पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस कर रही है। हालांकि बिहार के अलग अलग जगहों में उसका लोकेशन मिल रहा है, लेकिन अब तक वो पुलिस गिरफ्त से फरार है। सवाल है कि मिष्टी का कातिल आखिर में कौन है? माँ ने उसका हत्या किया है या और किसी ने किया है? इन सवालों को पुलिस टटोल रही है। मनोज की बहन है मीना है। अच्छा, कब शादी हुई मनोज की? जी 2019 में। कहते लव मैरिज शादी हुई? नहीं, अरेंज मैरिज। कहाँ की लड़की है? किन कोठिया की लड़की थी। क्या करती थी लड़की? कुछ नहीं, घर में रहती थी, नानी के साथ रहती थी, भाई के साथ रहती थी। तो हम लोग को बताया लड़की है, भाई के लिए लड़की खोज रहे थे। तो लड़की हमको कोई बताया था, मतलब बगले का कोई। तो हमको लगा लड़की अच्छी है, तो हम बताया, तो हम लेकर शादी कर दिए 2019 में। चेहरे से अच्छी है, दिल से भी अच्छी थी? देखिए, हम नहीं बता सकते हैं। तो उस समय तो सब चीज़ ठीक ही था, अभी तक ठीक ही था। अब आगे अब ऐसा हुआ तो हम कैसे बताएं? आपको कब मालूम चला घटना के बारे में? हमको घटना के बारे में नहीं, हमारे यहाँ से रात में हम 10 बजे यहाँ से फ़ोन गया कि भाई का दीदी का नीचे से कि काजल बोली थी कि हम बर्थडे में गए हैं, अभी तक रिटर्न नहीं हुई है। तो मौसी के यहाँ का नाम ली, तो हम बोले कि तो मौसी के यहाँ दिखवा लीजिए। तो मेरा भाई और करण, जो उसका लड़की का भाई है, वो गया जाके वहाँ। तो वहाँ पता चल रहा है कि उसके घर में कुछ सीरियस तबीयत किसी का ख़राब है, वहाँ कोई बर्थडे नहीं है। तो हम लोग यहाँ आए, देखे कि कहाँ है, क्या है। और जितना भी रिलेशन था, सब जगह मतलब करण और मेरा भाई और पूरा मेरे परिवार, सब लोग वहाँ देखने गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो रात भर हम सोचे कहीं गई होगी तो सुबह आ जाएगी, लेकिन सुबह में जब नहीं आई तो हम थाना चले गए। हम अपनी भतीजी और ये भाभी के गुमशुदगी का ये रिपोर्ट दर्ज है। जब वहाँ से रिपोर्ट दर्ज करा के आते हैं तो करण देखता है यहाँ पर, मेरा वो जो लड़की का भाई है, यहाँ पर ये सूटकेस देखता है। उसके बाद में सूटकेस देखता है तो हम कहते हैं ये सब लोग बोले कि सूटकेस नया सूटकेस है। तो नया सूटकेस है तो क्या बात हो सकती है सूटकेस में? हम कुछ क्या, क्योंकि तो सूटकेस टूटा हुआ भी रहता तो थोड़ा तो पुराना होता।
फिर आप सब लोग मतलब हम लोग को कुछ ऐसा फील है कि कपड़ा उपड़ा कुछ हो, तभी बोले कि चलो एक बार सूटकेस निकल, तो भाई उसका सूटकेस निकाला, भाई भी था, सारा लोग था, उसका सूटकेस निकाला। तब तक में हम लोग पुलिस को कंप्लेन किए, पुलिस आ गई उतने देर में। तो फिर कभी कल्पना की थी कि इस तरह का घटना? नहीं, कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं की थी। अच्छा, मिष्टी से कब आखिरी बार आपकी मुलाकात? राखी के दूसरे दिन, राखी वाले ही दिन हुई थी। हम बुआ, वो तो जाती थी घर पे ना, बार बार आती थी, बुआ बुआ करके देह में चिपक जाती थी। अच्छा, तो जिससे संदेह जाहिर किया जा रहा है कि आपकी भौजाई ने ही उसकी हत्या करके उसको फेंकी और गायब भी हो गए, आपको क्या लगता है? हम कैसे बताएं सर, हम देखेंगे तभी तो बताएं, कुछ नहीं बता सकते। गायब भी है तो संदेह हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और हम कैसे कहें कि क्या हुआ नहीं हुआ, जब तक सामने नहीं आएगी कैसे पता चलेगा। अच्छा, आप तो हमेशा आती थी, बगल में हम दुकान नीचे आते थे, हम ऊपर दुकान भी है आपका, जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि काजल किसी और से फ़ोन से बातचीत कर रही है? हमारे सामने कभी कुछ नहीं, एक्स्ट्रा अफेयर भी है किसी का? हमको नहीं बता सकते हैं कुछ ही सब, क्योंकि हम नीचे आते थे, दीदी से मिलते थे, कभी कभी काजल भी बैठी रहती थी, हमको नहीं पता ये सब। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बच्ची का जान चला गया बस। अब क्या थी अंदर में क्या नहीं थी, किसी को अगर कोई मतलब प्यार मोहब्बत करेगा तो थोड़े किसी को बता देगा। पुलिस जांच में तो स्पष्ट हो गया कि गला रेत कर उसकी हत्या की गई, तो इसी रूम में गला रेता गया? पता नहीं हो, हाँ हो भी सुने तो, हाँ खून का धब्बा यहीं से मिला है। तो जब गला रेता हो गया होगा तो बच्ची काफ़ी चिल्लाई होगी, और भी रेंटर्स हैं नीचे में, वो लोग आवाज़ नहीं, वो लोग नहीं थी, दीदी नहीं थी। वो क्या थी ना कि मतलब दीदी ऑपरेशन कराई थी, तो क्या हुआ ना कि वो दीदी को बोल के गई कि दीदी को बोली कि हमको बर्थडे में जाना है, एक ताला दे के वहाँ चली गई, नया ताला, हालांकि पहले ताला लगता था पुराना बड़ा सा ताला, तो नया ताला दे के गई कि भाई आप, उसको मम्मी बोलती थी, माँ आप ताला रख लीजिए, अरे ताला एक चाबी आप रख लीजिए, एक चाबी हम बर्थडे में लगा के चले जाएंगे। भाई निकल गई, दीदी निकल गई, हम लोग भाई बोलते हैं, दीदी निकल गई अपना डॉक्टर के यहाँ, और उसके बाद ही कांड ये हुआ। तो आप अब चाहती होंगे कि आपकी जो भौजाई है काजल, वो पुलिस गिरफ्त में आए और जो सच है, जो कातिल है, क्यों नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जो भी मतलब वो की चाहे कोई और किया वो सामने आए और मेरे बच्चे का इंसाफ मिले, बस हम और कुछ नहीं जानते। दिल को दहला देने वाली घटना, छोटी सी बच्ची है, 3.5 साल की बच्ची, एकदम चाहेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ भी क्राइम हुआ, हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, सब है। इतनी छोटी बच्ची का हत्या का रीज़न क्या हो सकता है, कब समझ में आ रहा है? हमको नहीं कह सकते हैं कि क्या था, कि प्रेम मोहब्बत था, हम नहीं बता। तो हो सकता है कि काजल बेटी को अपने रास्ते से हटाना चाहे, हो सकता है किसी और के साथ जाना चाहे, हो सकता है, आजकल होता ही ऐसा, लेकिन हम नहीं कर सकते, अभी ऐसा नहीं कर सकते, जब तक वो सामने आएगी तभी पता चलेगा कि क्या बात है। इसलिए पहले उसको खोजबीन किया जाए, वो खोजबीन अगर उसके साथ और कोई है तो उसको भी खोजबीन किया जाए। तो बिल्कुल मनोज की बहन मीना को आप सुन रहे थे, इन्होंने सारी बातों को बताया है, और एक बार फिर से आपको हम कमरा दिखाना चाहेंगे। इस कमरे में और भी कई सूटकेस है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इसी तरह का रेड कलर का सूटकेस में मिष्टी को हत्या करने के बाद में, गला रेतने के बाद में पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद ठीक पीछे में, ठीक इसके पीछे जो है फेंक दिया जाता है। और ये दर्दनाक मर्डर से, छोटी बच्ची के मर्डर से पूरा मुजफ्फरपुर जो है वो सहमा हुआ है। सभी लोग जानना चाहता है कि आखिर में मिष्टी का कातिल कौन है, 3.5 साल के मिष्टी का क्या कसूर था, उसकी हत्या क्यों की गई है। पुलिस इन बातों को भी टटोल रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ पुलिस छापेमारी कर रही है। एसएसपी राकेश कुमार ने इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी का भी गठन किया है, जो कि ताबड़तोड़ अलग अलग इलाके में छापेमारी कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, रामबाग, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के कोदरिया मांगो में शनिवार की देर शाम सीएसपी संचालक और उसके भाई से हथियार के साथ लूटपाट करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घटना के दौरान ही पीड़ितों ने शोर किया तो स्थानीय लोगों के सहयोग से एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। वहीं उसकी निशानदेही पर दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एक बदमाश अभी भी फरार है। मामले को लेकर एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि शनिवार की शाम सीएसपी संचालक दीपक कुमार अपने भाई के साथ घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर उनसे लूटपाट की। हालांकि स्थानीय लोगों के सहयोग से एक आरोपी विकास कुमार को हथियार और कारतूस के साथ पकड़ लिया गया था। फिर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया।
वहीं उसकी निशानदेही पर दूसरे बदमाश रोशन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तीसरा बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक देसी कट्टा, एक फायर खोखा, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद किया गया है। 24/8/24 को शाम करीब 7:30 बजे एक दुकानदार जो हड़ताली मोड़ पर उनका दुकान है, जो CSV संचालक हैं, दुकान बंद करके अपने भाई के साथ जा रहे थे। कुदरिया मांगो स्थित सड़क पर एक बाइक पे 3 अपराधकर्मी सवार होकर आए, जो उनसे मारपीट करने लगे और हथियार के बल पर पैसा छीनने का प्रयास करने लगे। दोनों में हाथापाई हुई और ग्रामीणों के सहयोग से एक अपराधकर्मी, जिनका नाम विकास कुमार है, जो ग्राम बहदीनपुर और थाना पारू के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पर एक और अपराधकर्मी जो उस घटना में संलिप्त थे, रोशन कुमार, जो जैतपुर थाना के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक देसी कट्टा, एक खोखा जो घटनास्थल पर मिला है, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल, मोटरसाइकिल वही है जो घटना में प्रयुक्त हुआ है, बरामद किया गया है। एक सरैया थाना में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक दुकानदार से पैसा लूटने की बात आई थी। उसमें इनने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। विदित है कि उस घटना में एक अपराधकर्मी विकास कुमार है, जो खुद अपने पैर में गोली भी मार दिए थे, जो बाद में इलाज कराए। उनको भी पकड़ा गया है और पकड़ करके इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बीते दिनों मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वती छात्रावास में मोतीपुर की एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर ने रविवार को समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक, नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर बोचहां विधायक अमर पासवान ने कहा कि मुजफ्फरपुर समेत अभी पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है। लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर उसे मारकर फेंक दिया जा रहा है। पुलिस जांच के बदले मामले को लेपापोती में लगी रहती है। हॉस्टल में भी लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे पंखे से लटका दिया गया। 24 दिन बाद भी हॉस्टल संचालक तक की गिरफ्तारी नहीं की गई। रोज लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, छिनतई की घटना बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार मौन है। सरकार से कानून व्यवस्था सुधार नहीं रहा है। आम जनता काफी आहत में है, कोई सुनने वाला नहीं है। न्याय के लिए सैकड़ों जनता रोज आवेदन लेकर थाने से लेकर सरकारी कार्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं। अमर पासवान ने कहा कि आज हम लोगों ने धरना देकर सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। अगर अभी भी सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा आंदोलन करेगी। जी, मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जो अभी डबल इंजन की गूंगी बहरी सरकार है, उनका हमेशा एक वो रट रापते थे कि जंगल राज का जिस तरह से बीते दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं पे अत्याचार और ये जो रेप की घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही है, तो ये मैं उन्हें से पूछना चाहूँगी कि अब ये कौन सा राज है? ये तो रावण राज है। तो इससे अच्छा राक्षस राज है में हम जी रहे हैं। जो कोई भी इस सरकार में कोई भी, चाहे वो जेडीयू के ही कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, इनके तो कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इनको सत्ता में बैठाने का काम किया। और महिलाओं के प्रति आप देखिए दूसरे शहरों में, या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी की भी बात करें, हमारे जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली, उनके लिए भी न्याय नहीं दे कर पाए। वो उनको अपनी बेटी कहा था उन्होंने, विनेश फोगाट जी को, और आज उनको किस तरह से आप सभी ने देखा ही है कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया। तो हम नीतीश जी से हमें यही लगता है कि नीतीश जी भी प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर की घटना हो, उनको उसमें भी कोई भी न्याय नहीं मिला। तो ये कानून बनाने की ज़रूरत है।
प्रशासन को सख्त करने की ज़रूरत है। अगर ये एक दिन में इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर इनके पास हो सकते हैं, जैसे कि नोटबंदी हो या किसी भी, अगर इनको कोई अपने पक्ष में फेवर में या फिर अपने जो दोस्तों के लिए, जो क्रीमी लेयर के लिए ये काम करते हैं प्रधानमंत्री, जब उनके लिए रातों रात लॉ एंड ऑर्डर्स और संसद में ये पास कर देते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो आधी आबादी है इस देश की, उसके लिए ये रातों रात कानून क्यों नहीं पास कर सकते? क्यों नहीं ये सख्त कानून ला सकते हैं? जिस तरह के दूसरे देशों में जो कि मृत्यु की घटनाएं हैं कि अगर रेप किया जाता है तो दूसरे देशों में 4 घंटे में मृत्यु का आदेश दिया जाता है उनको कि फांसी लगा दी जाए, तो ये हमारे देश में क्यों नहीं? और जिस तरह से बिहार इनसे नहीं संभल रहा है, हमने बीते दिनों में देखा, चाहे वो पारू की घटना हो, चाहे वो और अन्य घटना हो, आपके माध्यम से छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, 3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है और उन्हें बैग में पैक करके कहीं फेंक दिया जाता है। ये प्रशासन कहाँ है और ये चुप क्यों है? न्याय आज हमारे प्रदेश हो या देश हो, न्याय एक ऐसी मांग है जिसको हम लोगों को हक से लेना है या छीन के लेना है। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और जिस प्रकार से आज जो घटना हुई है हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में, एक लड़की की शव जो है बरामद होती है और उस पर प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करता है, उस पर लिपापोती करने का काम करता है। आज अगर इस संबंध में हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग इसको जो है ये क्रांति का रूप लेने का काम करेंगे। आज जिस तरह से एक बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है या इस बच्ची के साथ आबरू के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। और आज जिस तरह से सत्ता संरक्षण के साथ जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके ऊपर राज्य सरकार को वो चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ नहीं जल्द से जल्द रुकी तो एक बड़े आंदोलन में, ये जनता के आंदोलन में ये तब्दील हो जाएगा और आपको सत्ता छोड़ने के अलावा कोई ऐसा हक अधिकार नहीं मिलेगा। जब जनता सत्ता के पक्ष में जाती है तो बिल्कुल वहाँ पे उनके समक्ष जो है बातें रखने का काम करती है कि भाई न्याय कब मिलेगा। न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जनता उस अधिकार को मांगने और छीनने के लिए वहाँ उपस्थित रहेगी। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अपराध तो घटा है, 0 टॉलरेंस है, अपराध कहीं बढ़ा नहीं है। आप देखिए, विगत 1 महीने में हमारी पार्टी इसके ऊपर पूर्ण रूप से संज्ञान लेती है। सिर्फ और सिर्फ मौखिक बातें कह देने से ये काम नहीं चलेगा। हम आपको इसकी लिस्टिंग बजाबते हमारी पार्टी ने अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस चीज़ों को डाला है, इस चीज़ को रखा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ऐसा घटनाएं हो रही, ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। और लेकिन अभी भी ये जो राज्य सरकार है कान में तेल डाल के सोई हुई है और इस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि ये बहरी सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए और किसी की भी इज्जत आबरूद के साथ खेलने का, उनको एक सबक सिखाने का काम करना चाहिए। राजद आगे भी आंदोलन करेगा? बिल्कुल इस पे आंदोलन करेगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के बल्थी के पास गिद्धा गांव में रविवार को पहुंचे किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत शर्मा से जब लोगों ने आरोप लगाकर अंचल कार्यालय के भ्रष्टाचार की शिकायत की तो वे भड़क गए। कई लोगों ने बताया कि अंचलाधिकारी व उनके कर्मियों द्वारा काफ़ी मनमानी की जाती है। पंचायतों के कर्मचारी बिचौलिए रखे हुए हैं, बिना रुपए लिए लोगों का काम नहीं करते हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। यह सुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत शर्मा भड़क उठे और उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी का तबादला नहीं होता है तो जल्द इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले रंजीत शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव में अभियान चलाकर किसानों की समस्याओं का समाधान हेतु सड़क से सदन तक आवाज़ बुलंद करेंगे। मौके पर शैलेश सिंह, शाहिद भारती, दिलीप महतो, नौशाद आलम, मोहम्मद मुस्लिम, उदय कातिब, रामजस महतो, दिनेश महतो समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्णय हुआ है कि साहेबगंज में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है। सीओ के खिलाफ हम लोग 1 सप्ताह के अंदर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्या क्या अनियमितता है? अनियमितता तो बहुत सारा पाया जा रहा है। सीओ भ्रष्टाचार लिप्त है और यहाँ जो है कि घूसखोरी काफ़ी चरम सीमा पर चल रहा है। साहेबगंज अंचल में कोई काम बिना पैसा का नहीं, बिना पैसा का कोई एक भी काम नहीं हो रहा। लोगों की शिकायत आ रही है कि अंचल अधिकारी हमेशा रहती नहीं है,
गायब रहती है, एकदम बिल्कुल गायब रहती है। लोग क्या, हम लोग चक्कर काट के आ रहे हैं, अंचल में रहती नहीं है, एक सप्ताह तक गायब रहती है अंचलाधिकारी। ऐसा अंचलाधिकारी के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तुरंत इसकी तबादला होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और डीएम से भी मांग करूंगा कि इस तबादला जल्द से जल्द इस योग किया जाए। किसानों को और मजदूरों को एक मंच पर हम कैसे लाएं? क्या कुछ किसानों के लिए करेंगे जिस तरह से एक होगा? विविधता बहुत है। कि किसानों को ले करेंगे। जो पूर्व का स्थिति था किसानों का और मजदूरों का, जो एक साथ रहते थे, जब किसान बैल और हल की खेती करती थी तो हल लेकर के हमारे मजदूर जाते थे, तो बैल लेकर के हम जाते थे, नाश्ता और भोजन लेकर के हम जाते थे। उस दूरी का हम पाटने के लिए चले हैं कि उस दूरी को फिर पुनः एकत्रित किया जाए, आपसी प्रेम और भाईचारा को बढ़ाया जाए। लोगों में चर्चा है कि साहिब में विधानसभा चुनाव लड़ने की आपकी दावेदारी भी है। हमारी कोई दावेदारी, हमें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं आए हैं। अगर जनता की आवाज़ होगी कि अगर विधानसभा आप चुनाव लड़ें तो हम फिर चुनाव लड़ने को विचार कर सकते हैं। कृषि मजदूरों का जो तेजी से पलायन हो रहा है अन्य प्रदेशों में जाकर, बिहार के कृषि मजदूर या फिर बेरोजगार अपमानित हो रहा है, उस पलायन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोकिएगा? उस पलायन को ये सोची समझी सब ये हमारी सरकार की साजिश है। रविवार को चहलुम को लेकर मुजफ्फरपुर के बड़ी कलबलहा कैंपस में हुसैनिया कमेटी के द्वारा शहर में निकलने वाले सभी अखाड़ा के अध्यक्षों और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित किया गया, जिसमें अखाड़ा निकालने के दौरान होने वाली परेशानियों से शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया, जिससे शांति समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन से बात करके आने वाली समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। हुसैनिया कमेटी के सदस्य मोहम्मद सिकंदर खान उर्फ डब्लू ने कहा कि जो अखाड़ा जिला प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार खेलेगा उनको कमेटी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कि आज चूँकि उस दिन थाना पे एक बैठक थी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ और अखाड़ा के लोगों के साथ और शांति समिति के सदस्यों के साथ, तो उसमें बहुत सारी बातें अखाड़ा के जो लोग हैं, जो उसके संचालक हैं, उनके बीच में जो है कुछ कन्फ्यूज़न रह गया था। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज जो यहाँ पर जो हुसैनिया कमेटी है, उसके जो हमारे डब्लू बाबू वगैरह हैं, इन सब लोगों ने आज सभी अखाड़ा के लोगों को यहाँ पे बुलाया और शांति समिति के सदस्य के रूप में हमारे यहाँ पे केपी पप्पू भाई को और हमारे शीतल गुप्ता जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम लोगों को भी बुलाया और बुला करके अपनी समस्याएं यहाँ पर रखी और बहुत सारी मांग उन लोगों की जायज़ है, जिस पर अभी हम लोगों ने प्रकाश डाला है। कुछ डिमांड के इन लोगों को हम लोगों ने जो बैठक थी उसमें भी हम लोगों ने रखने का काम किया है। अभी एसडीओ साहब से भी हमारी टेलीफोन पर बातचीत हुई है, उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और इन लोगों का जो मेन समस्या रहता है टावर पर कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले खेलने का, तो उसमें ये आपस में सर्वसम्मति से तय हो गया कि जो अखाड़ा पहले आएगा वो कम से कम 45 मिनट खेलेगा। वहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा जो उसकी टाइमिंग नोट कर लेगा। 45 मिनट हो जाएगा। अगर मान लिया कोई दूसरा अखाड़ा नहीं आता है, सिंगल अखाड़ा है या चारों तरफ अगर 4 अखाड़ा लगा हुआ है, कोई दूसरा नहीं आ रहा है, तब तक के वो रहेगा। लेकिन कोई नया अखाड़ा अगर आ जाता है और जिसका समय 45 मिनट पूर चुका होगा, उस अखाड़ा को स्वतः आगे बढ़ा देना होगा और नया अखाड़ा वहाँ पर आ जाएगा। और फिर ये शुरू से परिपाटी रही है कि टावर से लेके कंपनी बाग पोस्ट ऑफिस करबला तक जो है अखाड़ों का लाइन लगा रहता है। अखाड़ा वालों ने अभी हम लोगों के सामने में कहा है कि हम अगले दिन सुबह 10 बजते तक जो है सो हम पहलाम जो होता है, जो सिस्टम होता है, उसको कर लेंगे। में प्रशासन सहयोग देता है, हम लोग प्रशासन के सहयोगी हैं और पूरा अखाड़ा वाले लोगों ने सब जो सहयोग देंगे, पूरा विश्वास है। अब रह गया समय की बात होती है। अभी लोग का जो कहना है कि हम लोग को समय मिलना चाहिए, जब दूसरा वाला आएगा फिर तीसरा जो आगे रहेगा वो कैसे बढ़ेगा, उस पर भी हम लोग बात करके और एक दूसरे को पूरा समाज एक परिवार, चूँकि रात्रि का मामला है और अभी लोगों ने बताया कि इधर से नो एंट्री कर देने के लिए अभी मैंने तुरंत अभी एएसपी सर से बात की, उन्होंने तुरंत बोला पप्पू जी मैं छुट्टी में आ गया हूँ, दूसरे आदमी को मैं जो चार्ज में है उनसे बात हो गई,
एक चिट्ठी निकल जाएगा। कल जो मैंने कि कल शाम से सुबह के 10 बजे तक इधर से कोई भी एंट्री नहीं रहेगा, नहीं इधर से रहेगा नहीं एंट्री रहेगा, इधर से कोई गाड़ी का एंट्री नहीं रहेगा। ये लोग को काम में कोई यहाँ की पूजा पाठ में कहीं कोई खलल ना हो। पूर्ण रूपेण सहयोग में मुजफ्फरपुर शान सम्मान का एक जगह है, यही तो एकता का प्रतीक है। इसलिए हम लोग सब मिल करके खूब अच्छे से हम लोग बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई बातें नहीं है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई शहर में अगर कोई इंसान है और इंसानियत के नाम पर अगर देखना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर शहर है, जिस दिन जन्माष्टमी का और इधर हमारे चहल्लुम का दोनों का जुलूस देखने के लिए पूरे घर से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों घर से लोग आएंगे। और देखिए नज़ारा मिलेगा आपको कि वहाँ पे सरिया हम कह रहे हैं वो मक्खन शाह चौक से लेकर के और देवी मंदिर के पास से लेकर के कंटिन्यू मतलब ब्रह्मपुरा तक सिर्फ लोग का भीड़ रहेगा। इसमें हर धर्म के लोग होंगे, कोई पूजा करते जाते मिलेगा तो कोई यहाँ पर इबादत करते रखा गया है। मैं हुसैनिया कमेटी का अध्यक्ष हूँ और सभी अखाड़े वाले को बुलाया गया है। उनको कहा गया है कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से अखाड़ा निकालिए, क्योंकि हम लोग भी रात भर जागे रहते हैं। हम लोग के जो लड़के लोग हैं उन लोग को भी परेशानी न हो। कल सुबह होकर के स्कूल किसी को जाना था, कहीं जाना था, रोड ब्लॉक रहता है। और हम अखाड़े वाले को कहे हैं कि जो भी अखाड़ा शांति से लाएगा, जितने भी अखाड़ा लाएंगे शांति से अच्छा से, उसको हुसैनिया कमेटी द्वारा और शांति समिति द्वारा उनको सम्मानित करने का काम हुसैनिया कमेटी अपने मन से हर साल की तरह इस साल भी। रविवार को बालाजी परिवार के द्वारा गोला रोड स्थित द्वारकानाथ हाई स्कूल में सेवा सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें दल के सदस्यों के साथ विभिन्न क्षेत्र में जैसे शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि शिविर में सदस्यों की कार्य करने की शैली और उनका उत्साह देखकर इस बार बालाजी परिवार ने यह सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया है। मौके पर मेयर निर्मला साहू, मेयर पति शिवशंकर प्रसाद साहू, श्याम सुंदर भीमसेरिया, पार्षद केपी पप्पू, मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर अरुण शाह, डॉक्टर संगीता शाह, मीडिया प्रभारी अभिषेक आर्या सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बालाजी परिवार का सम्मान समारोह, सेवा सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। ये बालाजी परिवार 2006 से सेवा करते हुए आई है, पर अभी तक कभी भी सम्मान समारोह का आयोजन नहीं किया था। इस बार पहली बार लड़काओं का जो कार्य करने का जो शैली और जो उनका उत्साह के देखने के बाद बालाजी परिवार जो है इस बार सम्मान समारोह करने का आयोजन किया है, जिससे हमारे बच्चे में उत्साह वर्धन हो। हमारे और भी संगठन जो लोग हमारे साथ मिलकर काम करते हैं उनका सम्मान करने का काम आज बालाजी परिवार की है, तथा साथ में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से, शिक्षा क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से, उसके बाद मेडिकल क्षेत्र से भी लोगों के जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको बुलाकर सम्मानित करने का काम आज बालाजी परिवार ने किया है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा मंच के बैनर तले रविवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में तिरहुत स्नातक विधान परिषद चुनाव और हमारी भूमिका पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली से आए समाज सेवियों ने अपनी सहभागिता दी। परिचर्चा के बाद सभी लोगों ने एक मत से निर्णय लिया कि तिरहुत स्नातक विधान परिषद चुनाव में डॉक्टर विनायक गौतम को समर्थन देना है और एक मत होकर सभी लोगों को उन्हें वोट देकर विजयी बनाना है। मौके पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा मंच के सदस्य रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर बाबू ने कहा कि अभी हाल में मुजफ्फरपुर के जो सांसद चुने गए हैं वह भी एक डॉक्टर है और हम लोग जिन्हें समर्थन दे रहे हैं वह भी एक डॉक्टर है। इसके पीछे की वजह साफ है, वह एक पढ़े लिखे, सक्षम और योग्य उम्मीदवार है। अमर बाबू ने कहा कि समाज में शिक्षा का प्रयास हो, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़कर हमारे समाज को शिक्षित करें। डॉक्टर विनायक गौतम एक तो डॉक्टर है, ऊपर से उनकी पृष्ठभूमि अच्छी है और सशक्त रूप से आवाज़ उठाने का उन्होंने हमें भरोसा दिया है। इसलिए हम लोगों ने एक मत होकर उन्हें वोट देकर विजयी बनाने का निर्णय लिया है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा मंच समाज के उत्थान के लिए इस जिले में कितने पुराने समय से काम कर रहा है। समाज का सामाजिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान हो, इसलिए ये मंच हमेशा से लगातार संघर्ष करता रहा है।
आने वाले दिनों में विधान परिषद का चुनाव है और इस चुनाव में हमारी क्या भूमिका हो, इस विषय पर आज परिचर्चा थी। और समाज के विभिन्न लोग प्रखंडों से आए हुए, वैशाली और सीतामढ़ी से भी आए हुए तमाम लोगों की एक मनोभावना हुई है और वह एक मनोभावना यह है कि हम लोग सक्षम और योग्य उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम के समर्थन में अपना मतदान करेंगे और आज का इस बैठक का यही निर्णय हुआ है। क्या खास बात रही सर विनायक गौतम जो आप समर्थन कर रहे हैं? खास बात जहां तक के आप पूछिएगा, ये मुजफ्फरपुर का भाग्य है। इससे पहले भी हमारे सांसद डॉक्टर हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। समाज में शिक्षा का प्रसार हो, पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के आगे बढ़ कर के आवे। एक तो डॉक्टर हैं, दूसरा पृष्ठभूमि बहुत अच्छा है और सशक्त रूप से लड़ने का उन्होंने वादा किया है। इसलिए तमाम समाज के लोगों ने आज इनको उसकी बातों का समर्थन किया है और हम लोगों ने निर्णय लिया है। ये सब व्यवस्था, ये सब कुछ हम सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से, किसी उम्मीदवार के सहयोग से नहीं, हम लोगों के सहयोग से हुआ है और समाज का लोग बैठ कर के आज निर्णय लिया है और इस निर्णय के साथ तमाम लोग हैं। तो चैनल के माध्यम से क्या अपील करते हैं? जदयू के भी प्रत्याशी भी हैं और मजबूत दावेदार है, देवेश्वर ठाकुर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको किस प्रकार का? बहुत से प्रत्याशी हैं, हमारे समाज के भी कई एक प्रत्याशी हैं, लेकिन जो सबसे सुयोग्य हम लोगों को नजर आए, ये मेरी दृष्टि है और हमारे समाज की दृष्टि है, तो उनको हम लोगों ने डॉक्टर विनायक गौतम को चुना। मां तारा कंगेल वाटर डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर पॉइंट का रविवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर रोड स्थित गौशाला के अपोजिट में शुभ आरंभ किया गया। मेयर निर्मला साहू और उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। दोनों ने प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर कंपनी के मार्केटिंग ऑफिसर प्रभाकर पांडे ने कहा कि 50 वर्ष से अधिक इस कंपनी का हो चुका है और 172 देश में इसकी सप्लाई होती है। इस पानी को पीने से लीवर से संबंधित जितनी भी असाध्य बीमारी है, सभी धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि पानी में गुड मिनरल्स और बैड मिनरल्स दोनों होते हैं। यह पानी गुड मिनरल्स और बैड मिनरल्स को फिल्टर कर अलग अलग करता है और हमें पीने के लिए सिर्फ गुड मिनरल्स पानी ही उपलब्ध कराता है। पूरे विश्व में 6500 से ज़्यादा डॉक्टरों ने इसे अप्रूवल दिया है कि यह पानी पीने से लाइफ टाइम किडनी, लीवर, हार्ट और कैंसर से जुड़ी बीमारियां नहीं होती है। यहाँ मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर में माँ तारा कंगन वाटर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अभी इन लोगों की मशीन है, अभी ये लोग बताएंगे। जो मशीन मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया जो हम लोग के घर में आरओ लगा हुआ है उसमें इस मशीन को कनेक्ट करके जो आजकल लोगों को गैस की बीमारी, शुगर का, ये सब हो रही है, सो इसके लगाने से नहीं होगा। अब तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अब ये लोग बताएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा इसके क्या फ़ायदा है। और ये अपना शहर में भी कुछ जगह पे लोग लगा चुके हैं। आज यहाँ पे इनको उद्घाटन है, मेरी शुभकामना है और मैं इनको बधाई भी देती हूँ। आप ऐसे अपने जो ये कंगन वाटर का जो लगा रहे हैं और ज़्यादा जगह पे लगाइए। तो आज ये इनके द्वारा लगाया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तो अब इससे क्या फ़ायदे हैं जो इसका लोन लगा रहे हैं उसको इस चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी देंगे। सिकंदरपुर में शकुंतला जी के द्वारा कंगन वाटर प्यूरीफायर की लॉन्चिंग हो रही है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि पहले था कि लोग कुएं का पानी पीते थे, चापाकल का पानी पीते थे, तो लोगों को बोन से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होता था, आयरन की दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि वाटर में आयरन रहता था तो लोग पानी पीते थे तो ऐसे ही आयरन मिल जाता था, और वाटर में कैल्शियम होता था तो ऐसे ही मिल जाता था। लेकिन अभी मार्केट में तरह तरह के प्यूरीफायर आ गए हैं जो 100% में 90% पानी को पूरी तरह से छान देते हैं, तो उसमें जो भी मिनरल हैं वो निकल जाते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि कंगन वाटर प्यूरीफायर पूरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रखेगा और लोगों को अगर ये पानी पीने से मुझे लगता है कि बोन से संबंधित प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, महिलाओं में जो आयरन की कमी होती है वो नहीं होगी। ये सभी इसमें प्लस पॉइंट कंगन वाटर प्यूरीफायर में है। तो मैं शकुंतला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। ये और आगे बढ़ें और लोग इनके इस कंगन वाटर प्यूरीफायर के बारे में जानेंगे तो मुझे लगता है कि लोग ज़रूर इसका यूटिलाइज़ करेंगे। जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता है, ओनली एक जापान कंट्री है जो बनाती है। आज लगभग 50 साल कंपनी की हो चुकी है, 172 कंट्री में प्रोडक्ट सप्लाई देती है। ये पानी को पीने से जीवन की जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं वो स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाती है। रीज़न ये है कि हमारा बॉडी में 72% वाटर है और हम पानी कैसा पी रहे हैं ये फिजिकल दिखाई नहीं देता है। ये पानी आयोनाइज करके गुड मिनरल्स को अलग और बैड मिनरल्स को अलग करता है। हमारे जो घर का पानी है उसमें गुड मिनरल्स और बैड मिनरल्स दोनों हैं। ये दोनों को आयनीकृत करके अलग अलग करता है। अगर गुड मिनरल्स अगर आप ले रहे हैं तो आपके बॉडी से जितनी भी असाध्य बीमारियाँ हैं वो ठीक होंगे। इस मशीन को पूरे विश्व में 6500 डॉक्टरों ने अप्रूवल दिया है कि इस पानी को पीने से लाइफ टाइम किडनी, लीवर, हार्ट और कैंसर नाम की बीमारी नहीं होगी। 06 कार एंड बाइक का रविवार को मुजफ्फरपुर के 0 माइल बैरिया रोड होंडा बिग विन शोरूम के पास भव्य शुभ आरंभ किया गया। बोचहां विधायक अमर पासवान ने विधिवत रूप से इसका फीता काटकर उद्घाटन किया। यहां से आप सेकेंड हैंड गाड़ियां उचित कंडीशन में खरीद, बिक्री और सर्विसिंग सब कुछ करा सकते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंस की सुविधा भी यहां उपलब्ध है। मौके पर प्रोप्राइटर सफ़ी अहमद ने कहा कि 06 कार एंड बाइक के सेकेंड शॉप का आज शुभ आरंभ किया गया है। हमारा पहला शॉप मिठनपुरा रोड में स्थित है। लोगों का ज़बरदस्त रिस्पांस मिलने की वजह से आज इसके दूसरे ब्रांच का शुभ आरंभ किया गया है। ऐसा ही रिस्पांस आगे भी मिलता रहा तो जल्द ही हम इसका एक और ब्रांच शहर में लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ काफ़ी कम डाउन पेमेंट में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 15,000 से लेकर 2 लाख तक की गाड़ियाँ हमारे शोरूम में उपलब्ध है। इसे आप आसानी से खरीद कर अपने घर तक ले जा सकते हैं। मौके पर पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी, आयान मैनेजर इरफान हुसैन सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जी, आज कार एंड बाइक स्पा का ये यहाँ पे सेल परचेज एक्सचेंज का जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और बड़ी खुशी है कि लोग अपने रोज़गार को ऐसे ही आगे बढ़ा रहे हैं और ख़ासकर हमारे सफ़ी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद अपने दूसरी प्रतिष्ठान के ओपनिंग करने के लिए। और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जिस तरह से आपने सेल एंड परचेज़ का और एक्सचेंज का ये जो ऑफ़र रखा है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं हम लोग की इकोनॉमी जो है, भारतीय इकोनॉमी एक मिडिल क्लास इकोनॉमी है और वहाँ पे बहुत सारी की ज़रूरत जो है वो मतलब किसी की जो वेस्ट है वो किसी की ज़रूरत हो सकती है। तो आज हम लोग देख सकते हैं कि किन्हीं का सेकेंड हैंड ये जो गाड़ी है आज वो किसी और के काम आ सकती है, किसी और गरीब के काम आ सकती है, वो भी किफ़ायती दामों में। तो मुझे बेहद खुशी है कि ऐसा आप रोज़गार लाने का एक काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छे रोज़गार आएगा और सभी लोगों को इसके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ कम से कम आप हमारे यहाँ 25,000 देके आप बाइक लेके जा सकते हैं। हाँ, आप मैक्सिमम डाउन पेमेंट 15,000 दीजिए, कोई भी बाइक फाइनेंस करवा लीजिए। जी, फाइनेंस का भी सुविधा है। ये 0 माइल बैरिया दादर पोपुलर रोड है, वहाँ पे जी 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों है। सारे मॉडल्स की? जी, सारे मॉडल्स की, ऑल ब्रांड। 06 कार एंड बाइक स्पा का सेकंड ब्रांच हमारा 0 माइल में खुला है। मेरा फर्स्ट ब्रांच मिठनपुरा में चौक पे है। हम चाह रहे हैं और आप लोगों की दुआ रही, कस्टमर का आशीर्वाद रहा तो 2 ब्रांच से तीसरा ब्रांच भी खोलेंगे, जहां से कस्टमर को गाड़ी लेने में आसानी से लेकर के अपने घर तक जाए। हमारे यहाँ मिनिमम डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिल रहा है और मेरे यहाँ 15,000 से गाड़ी शुरू हो जाएगी, जो आपको 2 लाख 2.5 लाख की गाड़ी जो है 1 लाख 1.25 लाख तक उपलब्ध होगी। फाइनेंस की भी सुविधा? जी, फाइनेंस की भी सुविधा है। हमारा 06 कार एंड बाइक स्पा जो आज जिसका भव्य उद्घाटन हुआ है, जिसका सेकेंड ब्रांच है। हमारा फर्स्ट ब्रांच मिठनपुरा पिज़्ज़ा हट के जस्ट सामने है। तो इसमें बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, जैसे कि हम जो मिडिल क्लास होते हैं उनका सपना होता है बाइक चढ़ने का,
वो सपना हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप 10,000 15,000 लेके आ सकते हैं और यहाँ से बाइक लेके जा सकते हैं। बाकी EMI की फैसिलिटी भी है। और क्या यूँ तो मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी बहुत सारे सेकेंड हैंड चाहिए, ये आपकी अलग कैसे है कुछ? देखिए सर, बहुत स्टोर्स तो बहुत सारे हैं सेकेंड हैंड की, बट वहाँ बहुत सारी फैसिलिटी जो हम दे रहे हैं वहाँ नहीं देते हैं। जैसे कि आपका जो सिविल स्कोर है, अगर वो अच्छी नहीं है तब भी हम EMI फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे आपके लिए। दूसरी चीज़ है कि हम जो प्राइस में देंगे वो शहर में आपको कहीं नहीं मिल सकता उस प्राइस में। तीसरी बात ये कि हम 10,000 के मिनिमम डाउन पेमेंट पे हम आपको बाइक दे देंगे। बिल्कुल सर, एक्सचेंज की भी सुविधा है। हाँ जी, सब चीज़। NBI के तत्वाधान में एक दिवसीय आर्ट सेल इवेंट सह काव्य सम्मेलन का आयोजन आगामी 1 सितंबर 2024 को बेला स्थित PNM मॉल में किया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी सह सेल किया जाएगा। इसमें वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक एवं चारकोल से निर्मित पेंटिंग्स रहेंगी। इस आयोजन से संबंधित रविवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्य के साथ साथ आयोजन में आने वाले अतिथियों द्वारा संस्था के आगामी योजनाओं एवं योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। संस्था के निदेशक आनंद कुमार ने इस आयोजन के महत्व पर बताया कि स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित चित्रों की प्रदर्शनी के साथ साथ कलाकारों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों को सेल करने की पहली बार की गई है। इससे नवोदित कलाकारों को आर्थिक तथा रचनात्मक रूप से संबलता प्राप्त होगी। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर विजेश कुमार, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल फलक, इतिहासकार संगीता शाह, नारायण सेवा स्थली के सचिव रूपक कुमार, महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी एवं डॉक्टर सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम लोगों ने NBI के द्वारा एक आर्ट इवेंट रखा है 1 सितंबर को, जो PNM मॉल में होने वाला है। और इस कार्यक्रम का मकसद है कि हमारे जो मुजफ्फरपुर शहर के जो डिज़र्विंग आर्टिस्ट हैं, जिनकी कला बहुत प्यारी है, उन कलाकारों को एक मंच दिया जाए। उनको एक मंच के सहारे हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता मिले जिससे उनको लोग देखें, उनके काम को देखें, उनके काम की प्रशंसा हो। ये जो NBI संस्थान है, जहाँ पेंटिंग का हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काम कर रही है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल फलक सर हैं। हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और कला संस्कृति को एक सही प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं मुजफ्फरपुर शहर में। आने वाले समय में जनवरी में हम लोग एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे और ऑल ओवर इंडिया से हम लोग जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन लोगों को हम लोग बुलाने का कार्यक्रम करेंगे। ये 2 दिन का कार्यक्रम होगा। फिलहाल हम लोग इस कार्यक्रम की बात करें जो अभी PNM मॉल में होने वाली है, हम अपने दर्शकों को बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भी आर्टिस्ट हैं मुजफ्फरपुर शहर के, जो डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं, उनको आप मौका दें, उनकी पेंटिंग को देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपकी आंखों को अच्छी लगती है वो तस्वीर, तो आप उनको खरीदें। धन्यवाद। NBI संस्था के द्वारा एक दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा, नवोदित कलाकारों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के चित्रों का निर्माण किया गया। प्रदर्शनी के साथ साथ ये बिक्री के लिए भी, सेल के लिए भी ये चित्र रखे गए हैं, जिससे चित्रों का दाम अगर आप दूसरे शहरों में या बड़े शहरों में काफ़ी दामों में आप खरीदते हैं, उसे एक शहर के हिसाब से मिनिमम प्राइस रखा गया है। आपके मन में अगर मधुबनी पेंटिंग खरीदने की इच्छा है या इस तरह के कुछ चित्रों को खरीदने की इच्छा है, विभिन्न माध्यमों में काम किया गया है, चाहे वो पेंसिल से जुड़े हुए पेंटिंग हो, ऑयल का हो, वाटर कलर हो, या अलग अलग माध्यमों के बहुत सारे चित्रों की प्रदर्शनी रखी गई है। NBI में जितने सीखने वाले कलाकार हैं उनके द्वारा अधिकांश चित्र बनाए गए हैं, और ये उनका प्रयास है, ये प्रथम प्रयास है मुजफ्फरपुर में कि इस तरह के इवेंट को करना, आर्ट सेल इवेंट को आयोजित करना। अगर यहाँ के सभी लोगों का सहयोग मिलता है तो यह शहर भी दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों की तरह जो है
कलाकारों के लिए और एक अच्छा अवसर मिलेगा और कलाकार इससे भी बेहतर काम करके राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों को, और हमारा ये प्रयास है चूँकि एनबीआई स्थानीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कई राज्यों में काम कर रही है। हमारे सचिव सचिन तोड़ने साहब जो महाराष्ट्र पुणे से है, तो अन्य राज्यों के जो छुपी ही प्रतिभा है उसको उभारने का काम करती है। एनबीआई लगातार समय समय पर कला साहित्य संस्कृति को संजोने का और संरक्षित करने का और इसमें काम करने वाले उन तमाम कलाकारों का जो नवोदित हैं उन्हें प्रोत्साहित करती है, एक प्लेटफॉर्म देती है, जो स्थापित हैं उनका सम्मान करती है। तो ये एक बड़ा आयोजन है, एक पहला प्रयास भी है और मैं चाहूँगा कि शहर के सारे लोग जुड़ें, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, सांस्कृतिक कर्मी हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करें। एक अच्छा माहौल बनेगा और कला संस्कृति विकसित होगी तो निश्चित तौर पे जो अराजक शक्तियां हैं, जो आपराधिक मानसिकता है, वो कम होगा। एनबीआई के द्वारा बहुत बड़ी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और यह चित्र प्रदर्शनी मुजफ्फरपुर के कलाकारों के द्वारा सुव्यवस्थित और सुनियोजित है, जिसका आकर्षण वहाँ कला साहित्य संगीत के वातावरण में और भी बढ़ जाएगा। मैं शहर के तमाम प्रबुद्धजनों के साथ ही साथ आम आवाम से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप 1 सितंबर 2024 को निश्चित रूप से बेला स्थित रामकृष्ण सेवाश्रम के सामने वाले मॉल में आप जाएं और आपके जाते ही आप अपने भीतर जो परिवर्तन महसूस करेंगे वह जीवन की ऊर्जा का परिवर्तन होगा, वह अमृतत्व का परिवर्तन होगा और आप भले ही जिस रूप में जाएं, लेकिन मेरा दावा है कि वहाँ से लौटेंगे तो आपके भीतर एक अलौकिक खुशबू सन्निहित होगी और आप अपने को मनुष्य के एक बृहद संसार में स्थित पाएंगे। और यह आयोजन, चित्र प्रदर्शनी का आयोजन जिन कलाकारों के द्वारा किया गया है, एक कलाकार तो जिनसे अभी अभी आप लोगों ने संवाद किया, आनंद जी हैं, सधे हुए चित्रकार, और चित्रकार की आंखें बोलती हैं, केवल उंगलियां ही नहीं बोलती हैं, रेखाएं ही संवाद नहीं करती हैं, उसका प्रस्फुटित होना भी आदमी के भीतर केवल गुदगुदाहट पैदा करने का नहीं बल्कि संगीत साहित्य की लय सृजने का काम करता है। ऐसे ही डॉक्टर श्री गोपाल फलक जी हैं। गोपाल फलक जी कला के इतने आयामों के साथ हमारे बीच उपस्थित है। हम सब शहर के लोग अगर यह कहते हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी है, जबकि मैं पूरे देश में घूमते हुए दावे के साथ कहता हूं कि बिहार ही नहीं पूरे देश की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी है, जहां सांस्कृतिक चेतनाएं इतने विभिन्न तरह के कलाकार हैं हर विधा में जिन्हें पारंगतता हासिल है, लेकिन कहीं न कहीं से हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। मोर नाचते नाचते जब अपने खुरदुरे पाँव को देखता है तो वह रोने लगता है। हम जब घूम कर देखते हैं तो कोई प्रेक्षागृह यहाँ नहीं है, हमें किसी मॉल में जाकर आयोजन करना पड़ता है। मॉल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए जो भी सहयोग का हाथ बढ़कर आया है उसके प्रति साधुवाद। आप जाएं, छोटा हो चित्र बड़ा हो, लेकिन चित्रों की दुनिया आत्मीयता की दुनिया है। आप जाएं और अपने घर के उपहार के लिए, अपने आने वाले सगे संबंधी और शुभचिंतकों के लिए, आगंतुकों के लिए, उनके केवल नयन सुख के लिए नहीं बल्कि हृदय के उन्नयन के लिए भी अपने घर की दीवार को सुसज्जित करने के लिए चित्र जरूर खरीद करना। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्लब रोड स्थित बेलगढ़ गार्डन में रहने वाले उपेंद्र चौधरी का 17 वर्षीय पुत्र विश्वजीत पिछले 1 महीने से गायब है। वह मानसिक रूप से कमजोर है, कान से भी कम सुनता है। दोपहर में खाना खाकर घर से निकला, उसके बाद वापस नहीं लौटा, जिसको लेकर परिवार वालों ने मिठनपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्शकों से अनुरोध है कि विश्वजीत के बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया मोबाइल नंबर 9709423232 पर सूचित करें। 11 बजे मैंने थोड़ा सा टेम्प्रोरी ऐसे ही मैंने है कान से काम नहीं सुनता है ना, तो कोई काम पर रखना नहीं चाहता है। ऐसे सामने मामा भंजा है ना, उसी में हम रखे हुए थे। जैसे ही टेम्प्रोरी मैंने जब बाजा लगेगा बउआ आएगा नहीं, उसी में रखे हुए थे। तो झोरा कृषि विभाग तरफ से यहाँ 11 बजे यहाँ से निकला है काम पर। हम इंतजार करते रह गए 2 बजे तक लगा, खाने आएगा नहीं आया। तो हम 5 बजे गए दुकान पर, तो वहाँ के स्टाफ बोला कि जब तो खाने 2 बजे गया, तो 2 बजे यहाँ नहीं आया 5 बजे तक। तो हम कहे कि कहीं होगा इधरे उधरे। तो रात में हमको पता चला कि नहीं आया घर, तब हमको लगा कि कहीं निकल गया।
बोलबमिया था, उस बिग बाजार के स्टाफ सब बोलबम जा रहा था, तो हमको लगा कि उसी के साथ चल गया। अभी इंतज़ार करते करते तो आज तक हो गया, अभी तक कोई पता नहीं। कितना दिन हुआ? 1 महीना 5 दिन। कोई पता नहीं। कोई पता क्या कपड़ा पहन के निकला था? नहीं। लाल रंग के टी शर्ट है, उजला के जीन्स है। अभी तक चेंज हो गया होगा कहीं। मोबाइल भी रखता था? नहीं, बोलता सुनता है ये नहीं तो मोबाइल कैसे रखता? रंग कैसा? सांवला रंग के। हाँ, पतला है, लंबा है। क्या कुछ टेंशन था घर में? नहीं, टेंशन कुछ नहीं। कुछ नहीं, अचानक गया काम को नहीं लौटा? नहीं लौटा नहीं। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। जी, क्या कहेंगे? किसी को मिले तो हमको बताइए, फ़ोन नंबर डालल है 970 942 32 32। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।